लूटना है लोगों को, गरीब को बहुत लूट रहे हैं सब, बीमार भी गरीब ही हो रहे हैं। सर जो पहले वाली स्थिति चल रही है लोगों की मतलब जो मतलब पहले राजा महाराजा हुआ करते थे कि गरीबों पे कर लगाया करते थे, टैक्स लगाया करते थे, अमीरों पे नहीं था, वही स्थिति आज भी है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा है। अमीर है अपना, गरीब भी आएंगे चलेगा भी नहीं पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह अगर हम लोग दारू और मुर्गे पे वोट देते रहे ना तो पता भी नहीं चलेगा, और किसी दिन हम लोग बिक जाएंगे ये भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, हम लोगों को अपने इस अंगूठे की कीमत नहीं पता है। गांव का हम लोगों का जो मुखिया होता है, ठीक है, वो सबका वोट 1500 में 2000 रुपये में एक पर व्यक्ति का खरीद लेगा, और आप लोग सोचेंगे कि हमारा विकास कर दे। किस बेस पे आप सोच रहे हैं कि हमारा विकास कर दे? और जिस दिन आप वोट ले रहे थे, वोट दे रहे थे आप, उस दिन आप नहीं सोचे कि हमको पैसा नहीं लेना चाहिए, हमको विकास चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम गांव वालों को ये पता ही नहीं है कि हमारे गांव को क्या क्या व्यवस्था मिल सकती है। आपके गांव को पूरी नाली मिलेगी अच्छे से, ठीक है, आपके गांव को मतलब जो सुविधा चाहिए, सफाई कर्मचारियों को सब कुछ मिलेगा, लेकिन पता ही नहीं है। अपना हक नहीं मांग सकते हैं लोग। अब मांगेंगे कैसे? पता रहेगा तब तो मांगेंगे आप। तो सबसे बड़ी बात है कि जानकारी की। गांव में कच्चा रोड है, उसको बनवा ही नहीं रहे हैं सब। और सबसे बड़ी बात है, कच्चा रोड पे जब पक्का बन जा रहा है तो उस पर अपना जो है बैल गाय भैंसे बांधने लग जा रहे हैं सब गांव वाले। इससे यही स्थिति है। अब गांव को पीछे, गांव लोग क्यों बोलते हैं पीछे है गांव? शहर में थोड़ा रोड पे बांध के देख लीजिए, गाय हटा देंगे इसी तरह। हाँ, भले वो गाय घूमती रहे रोड पे, वो अलग बात है, लेकिन आप बांध नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ हम लोग जिम्मेदार हैं उसके, कुछ तो सरकार, कुछ क्या पूरी ही जिम्मेदार है उसके लिए। ठीक है, तो चलता रहेगा, ये दुनिया जमाना है। जिसके पास पैसा रहेगा वो जिएगा, नहीं रहेगा वो मर जाएगा। जीने के लिए तो लोग जी रहे हैं, भीख मांग के नहीं जी रहे हैं क्या लोग? अभी जैसे अभी आप बता रहे थे कि वो जो आईफोन लिया है उसका क्या सिस्टम है? वो कमा रहा है उतना अच्छे से, कुछ नहीं तो अपने दिन भर में वो 10 घंटे 12 घंटे अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहा है। ठीक है, और हम लोगों को वही चीज़, जो काम वो कर रहा है वही करने में हम लोगों को शर्म आती है। शायद न करें हम लोग। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से बिजनेस करेंगे तो कमाएंगे, नहीं करेंगे नहीं कमाएंगे। चलिए, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहे हैं, कुछ गलत लिखे हैं क्या? इनकी नियुक्ति वगैरह सब कुछ पढ़ा दिए हैं। ठीक है, जब इनकी नियुक्ति हो गई, सब कुछ हो गया, कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, कितनी इनकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है, ये सब बता दिए हैं। तो इनके पे महाभियोग भी तो लगेगा ना, क्योंकि कल हम बता रहे थे आप लोगों को, सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को ये बताए हम कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बहुत पावरफुल हो सकता है, बहुत पावरफुल है सुप्रीम कोर्ट। कल जिस तरीके से एनजेसी को उन्होंने फाड़ के फेंक दिया है, यानी उस संविधान को 99वां संविधान संशोधन जो है उसको रद्द कर दिया है, ठीक है, उस हिसाब से तो हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है बहुत पावरफुल लग रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे जो संविधान निर्मात्री थे उन्होंने कहा अगर सर्वोच्च न्यायालय को हम ज़्यादा पावरफुल बना देंगे तो एक प्रकार से राजशाही करने लगेगा सर्वोच्च न्यायालय, वो अपने हिसाब से चलाने लगेगा। यानी वो जो लोग प्रतिनिधि चुन के जाएंगे, अब कोई नियम कानून बनाएंगे, अगर उसको अच्छा नहीं लगेगा तो उसको काट देगा। जैसे अगर उसको लगेगा कृषि बिल सही नहीं है, ठीक है, और लोग बॉर्डर पे जो है दिक्कत कर रहे हैं, आके लोग खड़े हैं, जाम लगाए हैं, जिससे लोगों को समस्या हो रही है, ठीक है, अब हो सकता है कि वो कानून सही हो, ठीक है, लेकिन जनता समझ नहीं पा रही हो। जैसे मोदी जी आके बोल दिए ना कि हम किसान भाइयों को जो बिल लाए थे हम समझाने में असफल रहे उन लोगों को, ठीक है, तो हो सकता है उनको समझ में ना आ रहा, अब जनता विरोध कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट उसका फ़ायदा उठा लेती है। तो सबको हमारे यहाँ बांध के रखा गया है, सबको, चाहे वो संसद हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कार्यपालिका उसकी हो, ठीक है, सबको एक दूसरे से बांध के रखा गया है कि आप ज़्यादा फड़फड़ाइए मत, आपके पास ज़्यादा पावर नहीं है,
अगर आपको लग रहा है कि आपके पास ज़्यादा पावर है तो संसद से मिल लीजिए, और संसद को लग रहा है कि नहीं हम कोई विधि बना लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से मिल लीजिए, और सबको ज़्यादा लग रहा है तो फिर हमारी जनता से मिल लीजिए। ठीक है, तो सबको बांध के रखा गया। तो इनकी नियुक्ति वगैरह का जो सिस्टम है, तो कल हम बता दिए कि कैसे कैसे जो SPG गुप्ता के 1982 में आया, फिर 93 में आया, फिर 98 में आया, फिर उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम का निर्माण होने लगा, फिर जाके जब NJC बना, ठीक है 2014 में जब NJC बना, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट जो है रद्द कर दी। ठीक है, फिर अब कॉलेजियम सिस्टम है। ठीक, अब इनको हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? अब तक तो नियुक्ति की प्रक्रिया थी इनकी, कैसे ये लोग आएंगे, कहाँ से आएंगे, अब तक तो ये प्रक्रिया चल रही थी। अब इसी 124 में है इनके हटाने की प्रक्रिया कि इनको कैसे हटाया जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के, इनके हटाने की जो प्रक्रिया होगी, इनको हम उस दिन भी बता रहे थे कि महाभियोग शब्द जो हम प्रयोग कर रहे हैं, ये आप लोग अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। महाभियोग शब्द का प्रयोग हम लोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए करेंगे। ये हमारे बार इसलिए जोर दे रहे हैं कि एग्जाम में पूछ देगा। ठीक है, और आप हो सकता है कि इस महाभियोग को उसमें से गायब कर दे। ठीक है, तो आप अगर संसदीय प्रक्रिया जानते रहे हैं तो बता देंगे। ठीक है, तो इनको हटाने की जो प्रक्रिया स्टार्ट होगी, अच्छा हटाया क्यों जाएगा? इनको इस आधार पर हटाया जाएगा कि हो सकता है किसी कदाचार में शामिल हो, किसी भ्रष्टाचार में शामिल हो, या हो सकता है किसी एक ही पक्ष के में फैसला सुना रहे हो। ठीक है, सरकार को ऐसा भी तो लग सकता है कि ये सरकार के विपक्ष में है। ठीक है, या इनका कोई आचरण सही नहीं है। ठीक है, कुछ गलत कर दिए हों। जैसे हम आप लोगों को पढ़ाएं कि अनुच्छेद 121 के तहत हमारे संसद के पास ऐसी ताकत नहीं है कि वो जो है जजों के आचरण पे कोई ऐसी स्थिति मतलब चर्चा कर सके या कोई बात कर सके, तो उससे बताएं ना ये चीज़ हम। ठीक है, तो उनको हटाने की प्रक्रिया सिर्फ हमारे संसद के पास है। तो इनके जो आचरण होंगे, जो इनके कदाचार होंगे, जो इनके भ्रष्टाचार होंगे, उस पर चर्चा तो नहीं होगी, लेकिन इनको हटाने की प्रक्रिया जारी हो जाएगी। तो इनको जब हटाया जाएगा तो आपके यहाँ जो हम संसद पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बताए थे कि हमारे यहाँ 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक, लोकसभा में हम लोगों के पास है 545 सीट, अधिकतम है 552। ठीक, इसमें है 245, अधिकतम है 250। ठीक, अब हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनको हटाने के लिए या तो आप इस सदन से या तो आप इस सदन से। अच्छा, जब हम राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे आप लोगों को और उपराष्ट्रपति पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो राष्ट्रपति जब हम पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बताए थे कि इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन में राष्ट्रपति के लिए प्रस्ताव शुरू किया जाएगा, चाहे यहाँ प्रस्ताव जो इनके हटाने की प्रक्रिया जो है, प्रस्ताव जो लाया जाएगा, चाहे यहाँ से शुरू करिए चाहे यहाँ से शुरू करिए, राष्ट्रपति के लिए। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ये सिस्टम था कि जब भी उनको हटाया जाएगा तो उनके लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो पहले राज्यसभा से ही शुरू होगा। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए आप चाहे इसमें से लाइए चाहे इसमें से लाइए, प्रस्ताव 1/4 यहाँ से लाइए, चाहे 1/4 प्रस्ताव यहाँ से लाइए। लेकिन जब आप उपराष्ट्रपति को हटाएंगे, ठीक है, जब आप उपराष्ट्रपति को हटाएंगे तो आप राज्यसभा से ही वो प्रस्ताव लाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर यही राष्ट्रपति वाली प्रक्रिया यहाँ के लिए भी अपनाई जाएगी। ठीक है, यानी जैसे राष्ट्रपति के लिए आप चाहे लोकसभा से प्रस्ताव ला रहे थे हटाने के लिए, चाहे राज्यसभा से ला रहे थे, ठीक है, उसी तरह भारत के मुख्य न्यायाधीश हों चाहे अन्य न्यायाधीश हों सुप्रीम कोर्ट के, उनको हटाने के लिए या तो आप राज्यसभा में प्रस्ताव लाइए या तो आप लोकसभा में। ठीक है, अब देखिए 1/4 भाग जो है, 1/4 भाग, अब इसका 1/4 कितना होगा? लगभग 60 होगा, लगभग 60 होगा। ठीक है, तो ये कहा गया है कि राज्यसभा से कम 1/4 भाग, यानी कम से कम 50 सदस्य
प्रस्ताव लाएंगे, ठीक, यहाँ से शुरू करेंगे तो 50 सदस्य, और यहाँ से शुरू करेंगे तो कम से कम 100 सदस्य, ठीक है। यहाँ भी 1/4 ही होगा, ठीक, और लगभग आएगा ये 12 चौक 48, 113 चौक को 52, 130 32 आएगा, ठीक है, ज़्यादा आएगा। 14 चौक को 56 होता है ना, तो 560, लगभग 13 चौक को 52, 520, लगभग 130 32 के करीब आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि कम से कम 100 सदस्य अगर यहाँ से लाएंगे प्रस्ताव, पारित तो आपको दोनों सदनों से करना होगा, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए भी, न्यायाधीश के लिए भी। अगर देखिए नहीं समझ में लगता है, जैसे राष्ट्रपति के लिए जब आप लाएंगे, जैसे आपको हमको हटाना है, ठीक है, आप राष्ट्रपति हैं तो आपको हटाना है, 2 सदन है, एक हम हैं, एक बोर्ड को मान लीजिए, ठीक। यहाँ पे 552 सदस्य अधिकतम है, हमारे पास 250 अधिकतम है, ठीक है। अगर हम प्रस्ताव लाएंगे, ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए, इन दोनों लोगों के पास पावर है, इसके पास भी पावर है, मेरे पास भी पावर है, कि अगर आपको हटाना है तो हम भी प्रस्ताव ला सकते हैं, ये भी प्रस्ताव ला सकता है, ठीक है। ये लाएगा तो कम से कम 100 सदस्य यानी 1/4 रहेंगे, हम लाएंगे तो कम से कम 50 सदस्य रहेंगे, ठीक है। ये राष्ट्रपति के लिए, लेकिन वही चीज़ उपराष्ट्रपति के लिए अलग है। उपराष्ट्रपति के लिए सिर्फ हम ही प्रस्ताव लाएंगे, लोकसभा प्रस्ताव नहीं लाएगी, ठीक है, लोकसभा को वो पावर ही नहीं दी गई है, ठीक। वो प्रस्ताव सिर्फ पहले शुरू करेगी राज्यसभा, उपराष्ट्रपति के लिए वो प्रस्ताव हम शुरू करेंगे जो हम राज्यसभा हैं, ठीक है। हम प्रस्ताव लाएंगे, उसके बाद जो है 2/3 बहुमत से पारित करा के तब इस सदन में भेजेंगे, तब ये सदन 2/3 बहुमत से पारित कर देगा, तब उपराष्ट्रपति भी हट जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति के लिए जो सिस्टम है, आप यहाँ से लाइए चाहे यहाँ से लाइए, 1/4 से लाएंगे, उसके बाद फिर 2/3 बहुमत से पारित होगा, फिर जाएगा दूसरे सदन में, इस दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित होगा, उसके बाद तो फिर उपराष्ट्रपति हटेंगे, ठीक। उसी तरह जस्ट है न्यायाधीश। न्यायाधीश चाहे इनको हटाने के लिए या तो आप प्रस्ताव लोकसभा में ला दीजिए, सॉरी राज्यसभा में, या तो लोकसभा में, इन दोनों में से किसी भी एक सदन में आपको स्टार्ट करना होगा, ठीक है। जिस सदन में आप स्टार्ट करेंगे 1/4 वही लगेगा सिर्फ, ठीक है, 1/4 वही लगेगा। जैसे यहाँ पे स्टार्ट किया तो 1/4 जो मांगा गया है कि 50 प्रस्ताव लाना है, 1/4 यही लगेगा। अब जब दूसरे सदन में आएंगे तो यहाँ 1/4 नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ 2/3 बहुमत या विशेष बहुमत से इसको पारित कराना है, ठीक है। या तो यहाँ से लाएंगे तो 1/4 यहाँ से ला दीजिए, यहाँ पे फिर 2/3 बहुमत से पारित करा दीजिए, ठीक। तब जाके न्यायाधीश हट जाएंगे, तब जाके आपके राष्ट्रपति हट जाएंगे, ठीक है। अब जब ये मान लीजिए कि 1/4 सदस्य जो हैं, 1/4 सदस्य हैं लोकसभा से, इनको प्रस्ताव ला दिए हैं, ठीक है। जब प्रस्ताव वगैरह आ जाता है तो एक समिति बनती है, ठीक, एक समिति बनती है। उस समिति में 3 सदस्य होते हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट के जज ही रहेंगे प्लस एक विधि विशेषज्ञ रहेगा, ठीक है। 2 सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, एक विधि विशेषज्ञ। अब जो है न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है, 2 सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे और एक विधि विशेषज्ञ रहेगा। अब जो है जब इस सदन में प्रस्ताव पहले सदन में लाया गया, ठीक, अब उस पर जांच होगी कि क्या वो जो 3 सदस्य समिति बनी है, वो 3 सदस्यों की अब वो जांच करेगी जो ये प्रस्ताव लाए होंगे, ठीक है। कि जैसे प्रस्ताव लाएंगे तो आप बताएंगे ना कि क्या क्या चीज़ उन्होंने किया है, किस चीज़ पे आप लेके आ रहे हैं उस चीज़ को। अब ये समिति उसको जांच करेगी, ठीक है। ये समिति जांच करेगी, जब ये समिति पा जाएगी, उनको उस चीज़ में लिप्त हो पा जाएगी कि नहीं ये भ्रष्टाचार में लिप्त थे या इनके कदाचार का इनके ऊपर कोई दोषारोपण है, ठीक है, ऐसा पा जाएगी ये समिति, तब जो ये सदन उसको पारित करेगा, फिर यहाँ जाएगा, इस सदन से पारित होगा। आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश हों चाहे अन्य न्यायाधीश हों, हटाया जा सकता है उनको, ठीक है। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है, इनके लिए प्रयोग होता है संसदीय विधि, संसदीय
ठीक है, संसदीय विधि या संसदीय प्रक्रिया, उसके द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, ये आपके आर्टिकल 124 के A, B, C, D, E यहीं तक है सब। ठीक, 124 में कैसे कैसे आएंगे। ठीक, 124B में है कि इनको जो है नियुक्त कैसे किया जाएगा, इनकी पद्धति क्या है नियुक्त करने की। ठीक है, 124 में इनके पैसे वगैरह वेतन वगैरह का, सॉरी 125 में वेतन है। ठीक है, 124C में इनकी योग्यता को निर्धारित किया गया है। ठीक, यही सब हम बता चुके हैं, सब A, B, C सबको बता चुके हैं। ठीक है, अब जो है इनके पर महाभियोग लगाना था कि इनको हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, इनको कैसे हटाया जाए। जैसे अपने आप को पावरफुल ना समझे लोग। ठीक है, अगर पावरफुल समझने लग जाएंगे तो फिर आपके राष्ट्रपति को भी कुछ ना समझेंगे, क्योंकि जो विधि राष्ट्रपति द्वारा पारित थी NJSC, राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम बना था, उसको जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज फाड़ दे रहे हैं तो आप सोचिए कि इनकी पावर कुछ हो सकती है, बहुत ज़्यादा पावर है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो 124 है ये ख़त्म हुआ, 125 में वेतन दिया गया है। हम वेतन में बताए हैं कि ये जो है अनुसूची 2 में हमारे यहाँ के संसद के सदस्यों को, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों, इलेक्शन कमीशन हो, सबको जो है संचित निधि से वेतन दिया जाता है। ठीक है, जब संचित निधि से जिसको वेतन दिया जाता है, अगर वो उस पद पे है तो उसके पद पे रहते हुए उसके वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक है, कोई कटौती नहीं। ठीक, तो मुख्यतः जो जज थे हमारे यहाँ, जज मुख्यतः संविधान में 7+1 थे। उसी तरह जो वेतन उनको दिया जाता था, एक को था 10,000, एक को था 9,000। जैसे मुख्य न्यायाधीश के लिए वो वेतन 10,000 था, 1,000 एक्स्ट्रा था, और अन्य न्यायाधीशों के लिए वो 9,000 था। ठीक है, लेकिन वही वेतन 125 के अनुसार इस समय वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के लिए 2,80,000 है, अन्य न्यायाधीशों के लिए वो 2,50,000 है। ठीक, समझ रहा है। इसीलिए तो हमारे यहाँ के जो वकील हैं नहीं बनना चाहते हैं जज ना। जैसे हम जब इनकी योग्यता पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे ना, या तो 5 साल जज रहे हों हाई कोर्ट में, या 10 साल किसी वकील रहे हों हाई कोर्ट में ही, या राष्ट्रपति के निधन विधि विशेषज्ञ हों। जब जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक दिन के जो वकील होते हैं उनकी करोड़ों की इनकम है, एक दिन की, एक दिन की इनकम की बात कर रहे हैं हम, करोड़ों रुपये है। अरे जेठमलानी, चाहे कपिल सिब्बल हुए, चाहे और एक आध 2 हैं, ये लोग जो है, लोग बहुत कीमत है। ठीक है, चाहे प्रशांत भूषण हुए, ये लोग बहुत, एक दिन का समझ लीजिए कि 10 से 15 लाख तो कहीं नहीं गया। आप सोचिए कि कितने रुपया होगा इनके पास, कितना ये लोग देते होंगे, GST वगैरह देते हैं कि नहीं देते हैं भी नहीं पता है। वकील है, सब कोई ना कोई बुद्धि लगा ही देते होंगे। महाभियोग समझा गया ना। जैसे इसको बहुत विस्तार में पढ़ाया, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसलिए बता दें कि थोड़ा सा भाई महाभियोग समझ लीजिए। राष्ट्रपति जब पढ़ा रहे थे तो बहुत अच्छे से पढ़ाए थे हम। यहाँ भी बता ही दिया, अब इतना समझे तो दिक्कत होगा फिर। अच्छा, कभी कभी ये मन करता है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील बन जाएं। नहीं, पढ़ाई करना और कैसे बनना, इतना आसान था। LLB करेंगे, LLB करेंगे, उसके बाद और आगे जाएंगे, एग्जाम देंगे। आपको नहीं LLB, जब LLB वगैरह कर लेंगे आप, ठीक है, तो आपको एक कोड मिलता है। जब आप जाएंगे बार में वहाँ पे प्रैक्टिस करने, तो आपको एक कोड मिलेगा। वही प्रैक्टिस करते करते जब आपको जानकारी हो जाएगी तो कोड मिलेगा, वो उसी से वकीलाना करने लगी। तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। धीरे धीरे बढ़ता है किसी चीज़ का। तो पहले हाई कोर्ट को, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए पूरा जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, चले जाते हैं प्रैक्टिस करने। आ जाती है सर, वो आपके ऊपर है कि कितना ज़्यादा, इतना ऐसे बात नहीं। ठीक है, आपके नॉलेज के ऊपर है। आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस काम। ठीक है, अनुच्छेद 125 में इनका वेतन है। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 126, इसमें कहा गया है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। हाँ, क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव CJI, ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश।
ठीक है। अनुच्छेद 126 के तहत हमारे संविधान में ये बताया गया है कि अगर हमारे देश के जो CJI हैं, हमारे देश के जो CJI हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं जो, ठीक है, अगर बाई मिस्टेकली वो कभी बीमार पड़ गए, ठीक है, हो सकता है बीमार पड़ जाए, भाई किसी के शरीर का क्या भरोसा है, कभी बीमार पड़ जाए, या हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या अन्य न्यायाधीश जो होते हैं, यहाँ पे तो बात की गई मुख्य न्यायाधीश की, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वो लोग इंटरनेशनल मतलब यात्रा पे चले जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। जैसे अभी 1-1.5 महीने पहले सिंगापुर के जो जज थे हमारे यहाँ आके सुप्रीम कोर्ट में बेंच पे मतलब जजों के साथ बैठ के वो लोग सुनवाई को देख रहे थे, ठीक है, कि कैसे सुनवाई होती है। तो हमारे यहाँ के जो जज वगैरह हैं इन लोगों को भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे भेजा जाता है, तो अगर वहाँ पे वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह, मुख्य न्यायाधीश वगैरह, ठीक है, तो अगर इनका पद खाली है, ठीक, तब आता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ठीक। अब ये जो 33 जज हैं, ठीक, 33 + 1 जज है ना, आप ये मान लीजिए चले गए हैं, हो सकता है शादी हो किसी की, वहाँ भी चले जा सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, शादी हो, उनको भी तो छुट्टी चाहिए भाई, ऐसा थोड़ा है कि वो मतलब, ठीक है, तो वो भी तो जा सकते हैं, या कहीं इंटरनेशनल पर चले गए, ठीक। तो कोई भी रीज़न हो सकता है। जैसे हमारे संविधान निर्माता जो थे वो जब सोच रहे थे इन लोगों के बारे में, कुछ लिख रहे थे, तो वो लोग, अच्छा ये बताइए, इस सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, ठीक, हो सकता है इनके पिता का देहावसान हो जाए, ठीक है, किसी के मृत्यु का कोई समय तो निर्धारित नहीं है ना, कुछ हो जाए, कोई घटना घट जाए तो नहीं आ सकता ना, ठीक है। उसीलिए मुख्य न्यायाधीश जो है अनुच्छेद 126 में कहा गया है कि भारत में जो हमारे संविधान निर्माता जब बना रहे थे तो उन्होंने कहा कि भारत में एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति की जा सकती है अगर भारत के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं अगर अपने पद पे कार्यरत नहीं हैं, ठीक है, वो अगर अपने पद पे नहीं हैं तो कहीं गए हैं या किसी काम से गए हैं तो उस पद को जो है भरने के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होगा। जब वो इस पद पे आ जाएंगे वापस तो ये फिर अपने पद पे आ जाएंगे, ठीक है। अब जब ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रहेंगे तो उस समय जो हमारे मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है, जैसे 2,80,000 उनको वेतन मिलता है, भले वो 10 दिन के लिए ही होंगे, ठीक है, चाहे वो 10 दिन के लिए ही क्यों ना हो, 10 दिन का उनका वेतन, उनको जो सेफ्टी प्रदान होती है मुख्य न्यायाधीश के तौर पे, जो मुख्य न्यायाधीश नहीं है इस समय, उनको जो सेफ्टी प्रदान होती है, जो सुरक्षा उनको मिलती है, जो 2,80,000 वेतन मिलता है, सब कुछ उस 10 दिन के लिए प्राप्त होगा। जैसे जब हम राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बताए थे कि राष्ट्रपति अगर नहीं है, ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति उस पद पे आ जा रहे हैं तो उनको जो है राष्ट्रपति का वेतन, उनको जो बंगला मिलता है वो, जो गाड़ी मिलती है वो, वेतन भत्ता, पूरी फैमिली को छूट घूमने की, ठीक है, सब कुछ मिलता है। उसी तरह यहाँ पे भी है। अगर इस 33 में से जज अगर एग्जीक्यूटिव CJI बना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक, अगर बना तो सब कुछ जो है उसका मिलेगा, इस मुख्य न्यायाधीश का, ठीक है। तो इसकी जो चर्चा है आपके अनुच्छेद 126 में की गई है, ठीक है। अच्छा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, ठीक है। नहीं रहेंगे तो राष्ट्रपति जो उसमें से किसी को वरिष्ठतम कोई चुनते हैं, ठीक है, उसी वरिष्ठतम से चुन के उसमें भेज देंगे, ठीक है। 127 में है तदर्थ न्यायाधीश, एड हॉक जज, ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश, ठीक। अच्छा, आप लोग सुने हैं जो स्कूलों में टीचर पढ़ाते हैं संविदा पे, संविदा पे आप लोग सुने हैं ना, जो लोग टीचर पढ़ाते हैं आके, उनको प्राइवेट रखा जाता है, ठीक है। ये लोग भी न्यायाधीश ही रहते हैं, प्रक्रिया जैसे है मतलब वैसे ही है यहाँ पे भी, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर जैसे उनको क्यों रखा जाता है जो संविदा पे हैं, टीचर की कमी है, ठीक है, इसीलिए रखा जाता है ना कि टीचरों की कमी है, इसीलिए लोगों को संविदा पे रखा जाता है। तो यहाँ पे भी
अगर हमारे राष्ट्रपति को लग रहा, सॉरी हमारे CJI को लग रहा है, ठीक, जो हमारे CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको लग रहा है कि वर्तमान में हम लोग 34 न्यायाधीश हैं, 33 + 1 को मिला के हम लोग 34 न्यायाधीश हैं, ठीक है। ये अब जो है ये 3400 लोग मिल के भारत में जो इतनी केसेस आ रही हैं कि हम इसकी सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं, या इन 3400 में से 10 जज कहीं चले गए हैं, ठीक। अब हमको जजों की ज़रूरत है, हमको जजों की ज़रूरत है, तो हमको जजों को लेना है। तो ये बताइए कि हम आपको क्या पढ़ाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब कोई जज आता है तो कैसे आ सकता है? हाई कोर्ट में 10 साल का वकील रहा, 5 साल जज रहा हो, ठीक है। यानी अब हमको जो तदर्थ न्यायाधीशों को लेना है, जब हमको तदर्थ न्यायाधीशों को लेना है तो अब तो हम लेंगे हाई कोर्ट से ही, ठीक है। यानी इन CJI जो है ये कहेंगे राष्ट्रपति से, ठीक है। हमारे CJI जो हैं ये कहेंगे राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति उस जो जिस हाई कोर्ट से लिया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट CJH, ठीक है। अब देखिए CJI हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको लगा कि नहीं हमें जो है हमारे यहाँ हमारे न्यायालय में न्यायाधीशों की कमी है, ठीक है। इनको लग रहा है, अब एक कहेंगे राष्ट्रपति से कि राष्ट्रपति जी एक काम करिए कि हमारे यहाँ जितने भी न्यायालय हैं उनमें वहाँ के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे पता कराइए कि उनके यहाँ कितने कितने जो जज हैं खाली हैं अभी, ठीक है, जो अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। तो जो CJH हैं, अगर देखिए जो CJH है ना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक, अब ये पूछेंगे इनसे, मान लीजिए राष्ट्रपति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूछा, 165 जज हैं, 165-70, ठीक, इलाहाबाद में इतने जज हैं, ठीक। अब जो है राष्ट्रपति ने हमारे यहाँ के इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूछा मुख्य न्यायाधीश से उनके कि आपके यहाँ जो जज हैं 165-70, ठीक, अब क्या उसमें से कोई 2-3 जज खाली हैं, ठीक है। अब जो CJH से पूछा जाएगा राष्ट्रपति पूछेंगे, ठीक। अगर ये मना कर दिए कि नहीं हम नहीं देंगे, ठीक है, अगर ये जो है इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है अगर मना कर दी कि नहीं हमारे यहाँ न्यायाधीशों की संख्या खुद ही कम है, हम लोग खुद 22 करोड़ है पर डे, कोई उनको मार रहा है, कोई पीट रहा है, कहीं कोई छेड़खानी कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, इतने केसेस पेंडिंग में हैं, और बिहार और उत्तर प्रदेश को छोड़ के कौन से राज्य में इतना लड़ाई होता है? यहीं पे तो रील्स बनता है कि हमसे बड़ा कौन है। देख रहे होंगे आप लोग रील्स पे, बदमाशी में हम सबसे आगे हैं, केस लग जाती है तो समझ आ जाता है, ठीक है। छोटे छोटे लड़के हैं रील्स बना रहे हैं, रंगदारी दिखा रहे हैं सब, छोटे छोटे जो बच्चे हैं। आखिरकार बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है? कोई भी चीज़ पे बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है? इन्हीं सभी चीज़ों से मिल रहा है ना, ठीक है। तो हमारे जो उत्तर प्रदेश और बिहार है इसमें कहाँ जज खाली हैं कि आपको दे दे, लेकिन ये एक कर्तव्य है जिसका पालन करना है कि नहीं। जो CJI हैं राष्ट्रपति से कहेंगे, अब राष्ट्रपति हर कोर्ट से पूछेंगे, पटना हाई कोर्ट से पूछे, पटना हाई कोर्ट कह रहे हैं हमारे यहाँ सब पुल चुरा ले जा रहे हैं, हमारे यहाँ सब कुछ चुरा ले जा रहे हैं, इसका केस पेंडिंग पड़ गया, ठीक है। कहीं पुल गिर गया तो कहीं कोई गया फुल्की खाया है, उसको पैसा नहीं दिया, 10 रुपये उसका ठेला ढकेल दिया है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं जितने भी छोटे कद के लोग हैं, जितने भी छोटे स्तर के लोग हैं, वो लोग ऐसा ही काम करते हैं। अगर उनका किसी से परिचय, किसी नेता, किसी विधायक, किसी अधिकारी से परिचय होगा, जैसे आप लोग गाड़ी लेके चलते हैं, 2 चक्का लेके चलते हैं ना जब, तो आप लोगों का जब चालान कटने वाला था तो आप लोग तुरंत फ़ोन लगाते हैं, मम्मा, भैया, चाचा, साले साहब, इनके यहाँ फ़ोन लगाएंगे कि देखिए पकड़ लिए, थोड़ा सा कर दीजिए सिस्टम, ठीक है। तो आप लोग लगाने लगते हैं, ठीक है। तो वहाँ की स्थिति यही है, ठीक है। तो जो अब छोटे छोटे बिगाड़ने का जो काम है ये छोटे स्तर के ही लोग करते हैं। अगर बड़े लोग रहेंगे, जैसे अब भाई कोई सांसद है, कोई अधिकारी है, अगर उसकी गाड़ी का चालान कट जाएगा ना, सांसद तो खैर उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, वो तो अगर चालान कट जाएगा तो गरिया के फरवा देंगे उस चलानों को,
लेकिन कोई बड़ा अधिकारी है, आप लोग कभी भी देख लीजिएगा, अगर कोई बड़ा अधिकारी होगा, ठीक है, अगर उसका चालान कट जाएगा, अगर वो कहीं पकड़ गया, चालान कट गया, वो एक बार भी उसका कोई भी बात नहीं करेगा, वो डायरेक्ट कहेगा कि इतना चालान बस कट के निकल जाएगा वो, ठीक है। जो छोटे लोग होते हैं कहेंगे कि हमारे चाचा नेता हैं, हमारे चाचा के दोस्त हैं, विधायक हैं, बात कराएं उनसे, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे भौकाल बनाते हैं। तो इतना विवाद बिहार और पटना में है, झारखंड में है, इतना विवाद है, कहाँ से भेजेंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के? पटना के कहाँ से भेजेंगे? लड़ाई कब नहीं हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को लग रहा है कि नहीं हमारे यहाँ जो न्यायाधीश है वो खुद ही कम है, तो नहीं देगा, तो राष्ट्रपति उसको जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यानी इतना कहने के बावजूद भी, यानी इसके कहने के बावजूद भी ये नहीं देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 25 हाई कोर्ट में राष्ट्रपति जो है हलफनामा जो है अपना लिखवा के पेपर पे भिजवा देंगे कि जहाँ से खाली हो, हमको जो है अभी फ़िलहाल ज़रूरत है, इनको दे दीजिए, ठीक है। फिर ये जो है तदस्थ न्यायाधीश के रूप पे काम करेंगे, फिर ये अपने वापस उसी पद पे, जब ये लोग आ जाएंगे फिर ये उसी पद पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। आने वाले फ्यूचर में यही जो तदस्थ न्यायाधीश हैं, अगर हो सकता है कि कॉलेजियम का सिस्टम बना, यही लोग जज भी बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। जो तदस्थ न्यायाधीश जो है ना, अब इनको जैसे जब भी लिया जाता है वरिष्ठता का ही आधार लिया जाता है, ठीक है। इसमें भी लिया जाएगा, जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भेजेंगे तो वरिष्ठता का आधार ही भेजेंगे, किसी छोटे मोटे को नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो जब वहाँ भेजेंगे तो वहाँ अगर कॉलेजियम सिस्टम बना, अगर वहाँ जजों की कमी है तो वो अपना जो है अपने कॉलेजियम सिस्टम से लेके वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जज बना देगा, ठीक है। तो तदस्थ न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? मांगते तो राष्ट्रपति CJI हैं, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति नियुक्ति तभी करेंगे जब वहाँ का हाई कोर्ट उस पर परमिशन देगा कि नहीं, हम जो है अपने यहाँ के न्यायाधीशों को आपको दे रहे हैं, ठीक है। तब जाके यहाँ से उठेगा जज, यहाँ जाएगा, फिर इनके पास यहाँ आएगा, ठीक है। अनुच्छेद 128, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें में। अब इसमें क्या और समझाना है? यही तो बताना है कि कौन कहाँ से जा रहा है। अब इनकी उम्र क्या बताना है, ये तो सब पता ही है, ठीक है। एक 128 में है सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग पढ़े हैं इस तदर्थ न्यायाधीश में, ठीक, कि जो CJI हैं वो राष्ट्रपति से कह रहे हैं कि हमको जो है कुछ जजों की ज़रूरत है, आप जहाँ के CJH हैं इनसे कहिए और इनसे मंगाइए करके हाई सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब जो है मान लीजिए इन तदर्थ न्यायाधीशों का जो नियुक्त करना है, अब हाई कोर्ट के जितने भी हाई कोर्ट हैं, ठीक है, जितने भी हाई कोर्ट हैं, अब ये हाई कोर्ट मना कर दिए, ठीक है, कि नहीं हमारे पास जजों की संख्या नहीं है, वर्तमान में हम आपको जज नहीं दे सकते हैं, ठीक है, वर्तमान में हम आपको जज नहीं दे सकते हैं। तब जाके ये जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को, ठीक है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को, ये भी CJI के कहने पे राष्ट्रपति ही करते हैं इनकी नियुक्ति, ठीक है। उसके बाद भी जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति को उस पद पे लाना है उससे पूछा जाएगा, जैसे वहाँ पे CJI से पूछा जा रहा था, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनसे जब पूछा जा रहा था कि आपके यहाँ जज खाली हैं कि नहीं, ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि नहीं खाली हैं। उसी तरह यहाँ पे भी CJI राष्ट्रपति से कहेंगे कि इनको यहाँ पे लाइए, ठीक है। अगर इसने मना कर दिया, ठीक है, तो आप जो है इनको ज़बरदस्ती नहीं लाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, हाँ, सेवानिवृत्त न्यायाधीश मतलब होता है रिटायर्ड, यानी जब हम आपको पढ़ा रहे थे कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, यही है
ठीक, ये 6 वर्ष और 65 वर्ष समझ में आया था कि नहीं आप लोगों को? या तो आप अपना कार्यकाल 6 वर्ष पूरा कर लीजिए, या तो आपकी 65 वर्ष उम्र हो जाए। ठीक है, यानी या तो आप, हो सकता है कि आप जैसे 55 साल में ही अपने न्यायाधीश बन जाएं, भारत के सुप्रीम कोर्ट के 55 में बन जाए। तो 55 में जब बनेंगे आप तो 6 साल जोड़ेंगे तो होगा 61। आप 61 वर्ष में, आपकी उम्र 61 वर्ष हो गई, आप तभी रिटायर हो गए। ठीक है, अगर आप 61 वर्ष में बने हैं न्यायाधीश, ठीक है, 61 वर्ष में बने हैं और आपकी उम्र 4 साल बाद हो जाएगी 65 वर्ष, लेकिन आप कार्य किए हैं सिर्फ 4 वर्ष, लेकिन आपके कार्यकाल की जो अवधि है 6 वर्ष की है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है या तो आप 6 वर्ष का काम कर लीजिए 6 वर्ष तक, या आपका जो है उम्र जो है 65 वर्ष पूरा हो जाए। ठीक है, अब ये जो 65 वर्ष होंगे, अच्छा ये 6 साल कार्य करके जो रिटायर हुए होंगे, इन्हीं को बोला जाता है सेवानिवृत्त। ठीक है, अब इन्हीं सेवानिवृत्तों को उठा के आप लाएंगे न्यायाधीश बनाने के लिए। ठीक है, तब ये बनेंगे न्यायाधीश। ठीक है, कुछ समय तक जब न्यायाधीश पद पर रहेंगे तो राष्ट्रपति इनके वेतन भत्तों को निर्धारित करते हैं। ठीक है, उनको वेतन भत्ता जो देगा वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा, वही वेतन भत्ता उनको मिलेगा। ठीक, और ये नहीं है कि उनका पेंशन बंद हो जाएगा, उनका वो मिलता रहेगा, उनको पेंशन अलग से मिलता रहेगा। अगर 1 लाख पा रहे थे उस समय तो उनका 50% जो है 50,000 वेतन प्लस अब जो जाएंगे फिर से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति में। ठीक है, तो फिर जो उसका वेतन 50-60 हज़ार जो बनाए, 70 हज़ार जो बनाए वो फिर से मिलेगा। समझ में आ रहा है सब? ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सब कितना समझाए थे? अच्छा, कुछ रहे तब तो उसमें समझाए। 124 में देख रहे हैं, 2 दिन से चल रहा था 124, उसमें था, उसको समझा रहे थे, इधर नहीं। ठीक है, अब इसमें नहीं कुछ है तो क्या समझाएं? अब ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है, यानी ये न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे तब कार्यकारी नियुक्ति की जाएगी। अब इसमें क्या बताना है? उसी 3300 में से लेना है, फिर से उनकी नियुक्ति पढ़ाएं, कैसे वो नियुक्त हुए, कैसे क्या हुए, को फिर तो पढ़ाएंगे नहीं। एक 129 है, न्यायालय के फैसले का अभिलेख या नज़ीर होना। ठीक, यानी हमारे यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, एससी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अगर ये कोई फैसला सुना दी, ठीक है, ये फैसला कोई भी सुना दी तो वो फैसला नज़ीर बन जाएगा। ठीक है, यानी जैसे अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, किसी को, जैसे आप लोगों को नहीं लगता है कि जो फैसला निर्भया हत्याकांड के दोषियों को देने में 8 साल लगा, उसका रीज़न क्या था? जो उसका रीज़न था यही था कि जैसे कोई देखा तो नहीं था ना। आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट में जो महिला आंखों पे पट्टी बांधी है और अपने हाथ में तलवार ली है, तलवार के तराजू अच्छा ये बताइए, ऐसे तराजू ली होगी और एक दिन आप लोगों को दिखा रहे थे कि उसको देखिए कि हाथ में तराजू ली है, इस पर काली पट्टी बांधी है और हाथ में तलवार ली है। ठीक है, आप उधर से गवाह पक्ष अपना दे रहा है, इधर से कोई पेश कर रहा है। ठीक है, लोग बोल रहे हैं जिसका पलड़ा भारी हुआ, ठीक है, जो अपना सही सबूत दे दिया, ठीक है, वो तो पास हो गया, जो उसमें फंसा उसको काट दिया जाएगा। ठीक है, समझा ना? तो जो ये फैसला सुनाते हैं,
अब कोई भी जो फैसला सुनाते हैं वो फैसला नज़ीर हो जाता है। ठीक है, अब ये जो निर्भया हत्याकांड हुआ, अब जैसे ये लोग पकड़े गए होंगे, चाहे जैसे भी पकड़े गए, ठीक है, अब इनको कोई देखा नहीं था कि यही लोग थे ही। ठीक है, जैसे प्रियंका रेड्डी आंध्र प्रदेश में जो एक डॉक्टर भी थी, लेकिन शायद टिकटॉकर भी थी, वो प्रियंका रेड्डी थी, आप लोगों को शायद उसमें ध्यान नहीं दिए होंगे आप लोग, बहुत पुराना मैटर है। ठीक है, वो मतलब वीडियो बनाती थी टिकटॉक पे। ठीक है, प्रियंका रेड्डी आंध्र प्रदेश की रेड्डी हैं तो उधर ही के हैं। ठीक, उनको क्या किए कि कुछ लड़के थे ट्रक वगैरह के साथ, वो रास्ते में वो स्कूटी से आ रहे थे, उनको रोक के पता नहीं कैसे वो पकड़ लिए सब उनको, फिर उनके साथ गलत दुर्व्यवहार किए, उसके बाद सब कुछ करने के बाद उनको जला दिए सब। अब जो है उनको तो पुलिस पाई, उठाई, जैसे ही उठाई दूसरे दिन मार दी, तो वहाँ तो फैसला नहीं हो पाया। ये हाल ही का वही घटना ना, कुछ साल 2-2.5 साल हो गया। हाँ, इसमें ठीक है, तो न्यायालय के यहाँ तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन निर्भया वाला जो मामला था वो न्यायालय में पहुँच गया। अच्छा, उतने दिन तक रुका कैसे? हमारा जो न्यायालय है किसी भी चीज़ पे तुरंत फैसला क्यों नहीं सुना पाता है? किसी भी चीज़ पे तुरंत फैसला क्यों नहीं सुना पाता? सबसे बड़ा रीजन है कि वो जो फैसला सुना देगा, जैसे उसको भी तो देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। आखिरकार जो गवाह और सबूत दिए जा रहे हैं वो तो देखना है ना। ठीक है, नहीं कहते हैं कि एक तू ही है जो हमारे खिलाफ जो गवाही दे सकता है। ठीक, सिर्फ एक तू ही है जो मेरे खिलाफ गवाही दे सकता है, वरना इस ज़माने में मेरे खिलाफ कोई एक सबूत तक ना दे। ठीक है, समझ में आया? जो ताकतवर लोग हैं, ठीक है, लोग इसी तरह बोलते हैं कि एक सिर्फ तू है जो मेरे खिलाफ गवाही दे सकता है, वरना लोग मेरे खिलाफ एक सबूत भी ना दें। ठीक, तो अब जो अब गवाही लोगों को दी गई इतने दिनों तक, तो जो आप लोग सबूत पेश करते हैं, ठीक है, उसकी जांच परख होती है कि नहीं कहाँ तक सही है, फिर उस पर तारीखें पड़ती रहती हैं। जब सब कुछ हो जाता है और सही समझ में आता है कि नहीं यही लोग ही हैं वैसे, ठीक है, यही लोग उस कार्य को किए हैं, तब जाके फैसला सुना जाता है कि इनको जो है फांसी पर लटकाया जाए या इनको आजीवन कारावास दिया जाए। आप देखिए, आप वो लोग महिलाओं के लिए रेप किए, उस लड़की का रेप किए, उसको मार दिए। ठीक, आप उस चीज़ के लिए, उस रेप के लिए और मारने के लिए, ठीक, उस समय अगर फैसला वो लोग सुनाए होते, जैसे 8 साल बाद जो फैसला है ना कि इनको फांसी देना है, उसमें भी हमारे यहाँ एक अनुच्छेद 20 है कि आप जो है जो आप फैसला सुनाएंगे, जो उस समय रहेगा कानून, उसी के हिसाब से आप कोई नया कानून बना के फैसला नहीं सुनाएंगे। देखिए, निर्भया कांड हुआ नवंबर 2012 में। ठीक, उसको रोकिए, चलेंगे इसमें। कार्ड मिला है, 29 तारीख को जाना है। क्या कितनी तारीख है? किसी का पेट का एग्जाम नहीं उस दिन, 29 अक्टूबर को चलना है। पूर्वांचल नेत्रालय एंड रेटिना केयर सेंटर, ये बन रहा है खजूरी के पास। जो हम लोग जब जाएंगे पांडेपुर चौक, जब हम लोग कचहरी की तरफ साइड जाते हैं तो भोजो में जो तिराहा है कि तिराहा है, उसे चौराहा मान लीजिए, उसे जस्ट पहले इस बाएं साइड, इधर से जाते हैं बाएं साइड बन रहा है। चलेंगे आराम से, खा पी के आएंगे यार, क्या दिक्कत है? ठीक है, हाँ, वहाँ पे अगर कोई दिक्कत होगा तो आँख वगैरह भी चेक हो जाएगा। ठीक तो है। ठीक, तो नवंबर 2012 में उस लड़की के साथ एक घटना घटी। ठीक, अब जो है जो घटना उस लड़की के साथ घटी, अब उस समय उस घटना के लिए यानी उस लड़की के साथ उसको वो लोग सबसे पहले तो उस लड़की को पकड़े, गिरफ्तार किए। ठीक है, उसके लिए होगा अपहरण किए, उसके लिए होगा अलग धारा लगेगी, छेड़खानी के लिए अलग धारा लगेगी। ठीक है, उसके साथ आप रेप किए हैं, उसकी अलग धारा लगेगी, उसको मार दिए हैं, उसकी अलग धारा लगेगी, सबकी धारा अलग अलग लग गई। ठीक, अब 5 से 6 धाराएं आपको लग गई। ठीक, अभी एक कंफर्म नहीं हुआ कि आप ही मारे हैं, अब वहां पे जरूरत है सबूतों की। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिए कि 129 में कह रहा है कि न्यायालय के जो फैसले हैं वो ये अभिलेख बन जाएंगे या तो नजीर हो जाएगा।
यानी वो जो फैसला सुना देगा वो आने वाले फ्यूचर में इसी फैसलों को दिखा के उसी में फैसला दिया जाएगा। ठीक है। अब जो है नवंबर 2012 में क्या हुआ कि अब इनके साथ जो घटना घटी है 5-6 धाराएं पर लग गई। ठीक है। अब आपके खिलाफ सबूत और गवाह पेश किए जाते रहेंगे। ठीक है। अब जब तक इस पे सबूत और गवाह आते रहेंगे, ठीक, जब तक सबूत पेश किया जाता है कि नहीं इन्होंने ये किया, ऐसे किया, यहाँ से उठाया, यहाँ के कैमरे में यहाँ ये दिख रहे हैं, यही लोग थे, ये बस यहाँ से यहाँ तक रुकी है। जैसे जब दिल्ली में कैमरा लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल बात कर रहे थे तो वहाँ के जो एलजी है ना वो बोल रहे थे इससे जो है निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। उससे किस निजता का अधिकार का उल्लंघन होगा? आप जो है टैक्स चालान काटने के लिए आप कैमरा लगा रहे हैं, ठीक, उससे निजता का अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है। हम जब चौराहे पर कैमरा लगाने की बात करें तो उससे निजता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। किस बेस पे? कौन वहाँ निर्वस्त होकर घूम रहा है? मूर्ख है क्या कोई जो निर्वस्त होकर घूमेगा? और जो लोग कैमरे पर नाच रहे हैं आजकल उनका क्या होगा? ठीक है। तो फिर बाद में हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट खुद कर दी है कि एक काम करिए कि सभी थानों में और जिस राज्य को ये लगता है कि नहीं हमें ज़रूरत है तो आप अपना कैमरा लगाइए। ठीक है। तो यहाँ पे अब सबूत उनको पेश करना है, सबूत पेश करते गए। अब उस समय 2012 में जिस दिन ये कांड हुआ उस समय अगर इस चीज़ के लिए कि इनके जो 5-6 धाराएं लेंगे जिस चीज़ के लिए कि इन्होंने सबसे पहले उठाया, अपहरण किया, ठीक, उसका धारा लगा, फिर उसको मारे हैं, उसके साथ रेप किए हैं, ठीक, तो जितनी ये धाराएं लगी उस चीज़ के लिए उस समय प्रावधान ये था कि ये इनको मौत दे दिया जाए। ठीक, फांसी, ये प्रावधान है मान लीजिए। ठीक है। अब जो है इस हिसाब से इनको फांसी दी जाएगा। ये आर्टिकल 20 का प्रयोग हो रहा है। ठीक, समझा रहा है? उसी समय एक एक्ट बना पास्को, ठीक, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक, उसी समय दिसंबर में एक कानून बनने के लिए आया 2012 में ही। ठीक है। अब एक कानून बनने के लिए आया। ठीक, अब क्या है कि इसमें यह कहा गया कि अगर 18 साल से कम लड़की के साथ अगर आप लोग रेप करेंगे तो कम से कम आपको आजीवन कारावास होगा। ठीक, जस्टिस वर्मा कमेटी पे इसको लाया गया है। ठीक है। जस्टिस वर्मा उसमें थे, इस कमेटी बनी थी, कमेटी गठित हुई थी। उस पर जो है इसमें यह कहा गया कि अगर आप 18 साल से कम लड़की के साथ अगर उसकी सहमति हो या चाहे सहमति न हो, ठीक है, सहमति हो चाहे ना हो, अगर आप उसके साथ गलत काम कर रहे हैं तो आप जेल में जाएंगे तो सबसे पहले आपको पॉक्सो लग जाएगा। ठीक है। तो आजीवन कारावास था। फिर इसमें संशोधन करके 2018 में यह कर दिया गया है कि अगर वो लड़की जिंदा रह गई, ठीक है, तब तो आजीवन कारावास होगा, या अगर जज ज़्यादा करे तो 10 साल की सजा दे देंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको मौत के घाट उतार दिया है तो फिर आपको फांसी होगी। ठीक, यानी सुप्रीम कोर्ट जितना भी फैसला सुनाएगा अब उनके लिए जो है वो फैसला सुना दिया। ठीक है, कि ये जो है इस चीज़ के लिए फांसी होगी। अब आने वाले फ्यूचर में जितने भी लोग महिलाओं के साथ रेप करेंगे और महिला बाद में एक्सपायर हो जाती हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस चीज़ के लिए वही काम फिर करेगा, यानी उनको फिर फांसी होगी। यानी जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दिया है कि इस चीज़ के लिए इनके लिए फांसी होगी, तो अब ये बन गया अभिलेख, नज़ीर बन गया। ठीक है। अब जो है अच्छा, आप लोग वकीलों को देखते हैं कभी? उनके घर में जाएंगे तो आप लोग देखेंगे इस तरह किताबें रखे रहेंगे, देखें आप लोग कभी इस पर 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इस तरह लिखा रहता है। उनकी अलमारी अब जब देखेंगे तो अलमारी पीछे जो है इतने बड़े बड़े मोटे मोटे किताबों से भरी रहेगी। तो किताबें नहीं होती, उसमें कुछ कुछ फाइलें होती हैं। ठीक है। उसमें यही रहता है कि इस गलती के लिए 2000 में कौन सा फैसला दिए थे। ठीक है। इस गलती के लिए 2017 में कौन सा फैसला दिए थे। अब यही गलती फिर कोई कर रहा है दोबारा, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि तुरंत बदल देगा। अब जो वकील है वो तुरंत कहेगा कि माय लॉर्ड एक काम करिए कि आपने 2016 में
यही फैसला, इसी चीज़ पे यही फैसला सुनाया था, ठीक है, इस चीज़ पे यही फैसला सुनाया था और यहाँ पे आप फैसला बदल कैसे दे रहे हैं? ठीक है, तो फैसला आप चेंज नहीं करेंगे, जो है हमारे क्लाइंट को भी वही सजा आप दीजिए। ठीक है, जैसे हाल ही में 3 से 4 महीने पहले राहुल गांधी को डेफिमेशन के केस में उनकी जो है लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। ये हाल ही की केस है। उनकी सांसद की सदस्यता चली गई थी। वो केरल के वायनाड से सांसद हैं। ठीक है, जिस चीज़ पे उनको फैसला सुनाया गया, जो अधीनस्थ न्यायालय फैसला सुनाई कि राहुल गांधी जो हैं, ठीक है, जो राहुल गांधी हैं, इन्होंने ये कहा है कि सभी चोरों के नाम मोदी क्यों हैं? ठीक है, सभी चोरों के नाम मोदी, जैसे ललित मोदी, नीरव मोदी, ये मोदी, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नाम ले लिए हैं। ठीक है, तो जो चोरी की बात वो कर रहे हैं कि नहीं सभी चोरों के नाम मोदी क्यों हैं, उन्होंने तो इस शब्द का प्रयोग नहीं ना किया कि सभी मोदी चोर होते हैं, लेकिन पुणेश मोदी जो हैं, पुणेश मोदी एक केस किए उनके ऊपर। ठीक है, केस किए कि नहीं इन्होंने मोदी समाज का मतलब बहिष्कार किया है, उनको अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है, अपमानित किया है। जैसे ये इन लोगों का एक बन गया एजेंडा। ये तुरंत कभी कुछ हो रहा है तो ये लोग तुरंत बोलते हैं कि ये लोग ओबीसी समाज का मतलब ओबीसी समाज को अपमानित कर रहे हैं। आप लोग अक्सर सुनते होंगे, और हम रविशंकर प्रसाद को अक्सर सुने हैं, वो बोलते हैं कि ओबीसी समाज का ये लोग मतलब अपमानित कर रहे हैं, ओबीसी समाज को, ओबीसी समाज को अपमानित कर रहे हैं। जिसने 15 लाख दे रहे थे ओबीसी समाज को, उसका क्या हो रहा था? ठीक है, तो जो राहुल गांधी को अधीनस्थ न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि नहीं ये जो है मोदी समाज जो है उसका अपमान किया है, जिसके लिए इनको 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है। ठीक है, अब ये मामला पचा नहीं। ठीक है, ये तुरंत भागे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भी फैसला सुना दिया कि इनके लिए जो ये सज़ा अधीनस्थ न्यायालय सुनाई है, ठीक है, जो अधीनस्थ न्यायालय सज़ा सुनाई है, ये सज़ा बरकरार रहेगी इनकी। ठीक है, अब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। राहुल गांधी रागा, ठीक, जो राहुल गांधी हैं अब वो लोकसभा के सांसद हैं, ये चर्चित चेहरा है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, चर्चित चेहरे हैं। अब सोचिए कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट यही फैसला सुना दे कि नहीं आपके जो है यही चीज़ रहेगा कि कोई भी अगर आप शब्द बोलेंगे, ठीक है, उससे किसी भी समाज का अगर अपमान हुआ तो आपको जो है अधिकतम 2 साल की सजा दी जाएगी। कितने साल की? अधिकतम 2 साल की। यानी जब आप अधिकतम 2 साल की सजा आपको अधिकतम 2 साल की अगर सजा सुना दी जाएगी तो आप जो है चुनाव अगले 6 सालों तक नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, आप सोचिए क्या सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना सकती है? सुप्रीम कोर्ट ये जान रही है कि अगर हम ये फैसला दे देंगे तो आने वाले फ्यूचर में 129 का लोग प्रयोग करके जिसकी चाहेंगे उसकी सजा रद्द करवा सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी, हमारे यहाँ के इलेक्शन कमीशन का ये नियम है कि आप कभी भी सैनिक का प्रचार करके, सेना का प्रचार करके आप वोट नहीं ले सकते हैं। लेकिन जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने बोला था कि आप जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई है जो, क्या आप उसका अपना वोट उन सैनिकों के नाम करेंगे कि नहीं? ठीक है, उन्होंने बोला है। अब सुप्रीम कोर्ट का मामला जाएगा, ठीक है, कि यहाँ तो ऐसी बात है, आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? फिर संस्था चली जाएगी। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है हर एक चीज़ को देखती है। इसीलिए हमारे यहाँ केसों की सुनवाई में देरी होती है। कि हमारे यहाँ एक कहा गया है कि 100 गलत आदमी छूट जाएं, ठीक है, 100 गलत आदमी जो 100 दोषी आदमी हो आपके यहाँ से बरी हो जाए चलेगा, एक निर्दोष आदमी कभी भी सजा का भुक्तभोगी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 100 लोग गलत काम किए हैं, आप उनको बरी कर देना चलेगा, ठीक है, लेकिन कोई एक निर्दोष हो आप उसको सजा का भुक्तभोगी मत बनाइए। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ बहुत देरी होती है किसी भी फैसले को आने में।
आप लोग सुनते होंगे कि 20-20 साल का मामला अभी मुख्तार अंसारी का कितने दिनों से मामला चल रहा है, ठीक है, 2001 का मामला है, 1998 का मामला है, 95 का मामला है, मुख्तार ये अति का मथे पता नहीं कितने दिनों का मामला था, कितने दिनों का मामला आज भी चल रहा है। फैसला क्यों नहीं आ पाता है? सबूतों के अभाव में, गवाहों के अभाव में, ठीक है। तो ये लोग अपना पावर का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो इसीलिए जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है तुरंत फैसला नहीं देती है, इसीलिए कि हमारा नज़ीर बन जाएगा। तो जो नीचे के अधीनस्थ न्यायालय हैं ये लोग जो है इसी चीज़ का दुरुपयोग नहीं, इसका प्रयोग करने लगेंगे ना। दुरुपयोग क्यों करेंगे? उसी जैसे आप फैसला सुना दिए हैं, ये जब नज़ीर बन जाता है ना तो इसके निचले जो हैं, जैसे हाई कोर्ट इसका अधीनस्थ न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। अब इसी को देखते हुए हाई कोर्ट में अगर कोई काम हुआ, जैसे इसी चीज़ पे मामला अगर हाई कोर्ट में पहले गया, ठीक है, ये वाला अगर मामला हाई कोर्ट में गया होता, ठीक, तो अगर कोई ऐसा सुनवाई हुई रहती तो फिर ये डायरेक्ट जो अगर सुनवाई कोई भी हुई रहती तो हाई कोर्ट में ही वो बात पहले ही बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया गया है। अब तुरंत जो है कहते हैं कि 2016 में ये फैसला आया था इस पे, एक काम करिए वो कि माई लॉर्ड माई देखिए कि 2016 में इस कॉपी पे लिखा गया है कि रेप किए हैं जिसके लिए हमको कोई सज़ा नहीं है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाई है, ठीक, सुनाई नहीं, हम ऐसा बता रहे हैं समझाने के लिए, ठीक। तो हाई कोर्ट ये जो बातें होंगी, अब हाई कोर्ट जो है उसी को देख लेगा कि लाइए दिखाइए तो कौन से कॉपी में लिखा है, 1986 में लिखा था क्या ये? नहीं 87 में लिखा था, हाँ, ठीक है, तब होगा वो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज़ को सोच समझ के बेंच बनाती है इसी चीज़ पे। इसीलिए तो आर्थिक आधार पर आरक्षण जो था, ठीक है, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट बहुत सोची समझी कि हम आर्थिक आधार पे जो आरक्षण दे रहे हैं, हो सकता है आने वाले फ्यूचर में इसके लिए क्या होगा, सिस्टम क्या नहीं होगा। हमने 50% आरक्षण पहले से ही दे दिए हैं, उसके बावजूद ये 10% हो रहा है, आखिर हम करेंगे क्या? क्योंकि आपका फैसला नज़ीर हो चुका है, ठीक है, समझा रहा है कि नहीं? तो इसलिए जो है कभी भी सुप्रीम कोर्ट है फैसला बहुत सोच समझ के सुनाती है। इसीलिए कहें कि सुनते होंगे आप लोग कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है, ठीक है। जब फैसला ले लेती है सुप्रीम कोर्ट, कभी तो जल्दी सुनाती भी नहीं है, ले लिए ठीक है, नहीं कुछ दिनों बाद सुना देगी, नहीं मतलब सुरक्षित रख लिया गया उसको, ठीक। एक ठो ये मामला सुन लिया आप लोग। एक ठो अभी आप लोग सुने होंगे ट्विन टावर का, जो 28 अगस्त 2022 को गिराया गया, ठीक है। सोचिए कि उस लगभग 32 से 34 मंजिले टावर को गिराया गया, ठीक है, 3500 किलो RDX से। अट्ठाईस अगस्त 2022 को हो जाता है, नोएडा के सेक्टर 93A में एक बिल्डिंग थी, सुपरटेक कंपनी उसको बना रही थी, ठीक, मतलब वही बना रही थी, चाहे बनी थी, सुपरटेक कंपनी उसको बनाई थी, ठीक। इसी के जस्ट बगल में एक एमराल्ड था, एमराल्ड कोर्ट, वहाँ पे एक बिल्डिंग थी, ठीक है। यहाँ पे क्या था, जो सुपरटेक कंपनी है, ठीक, ये जो अपनी बिल्डिंग बनाई थी, सबसे पहले इस बिल्डिंग का जो पास हुआ था 9G+9, इसका मतलब आप लोग समझते हैं, G+9 यानी जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर को लेते हुए सभी आपका मंजिला जो है 9 होगा, यानी जो ग्राउंड फ्लोर आपका नीचे से है वहाँ से लेके जो आपका मंजिला बनेगा, ठीक है, वो 9 मंजिले तक बनेगा, ठीक है। G+9 का मतलब यही है। अब जो है वहाँ के नोएडा सेक्टर 93A में ये जो सुपरटेक कंपनी बना रही थी, ठीक है, इसका सब पारित हो गया कि G+9 यानी ग्राउंड फ्लोर से लेके आप 9 तल्ले तक बनाएंगे, ठीक। ये जो हुआ 2004 ओर से मामला चला आ रहा था, ठीक, 2004 ओर से जो कम जमीन की खरीदारी होने लगी, उसके बाद ये बनना शुरू हो गया, ठीक। अब वहाँ पे क्या था कि जो एमराल्ड है, ये एमराल्ड है, इसको था 11 मंजिला बनाने की अनुमति, यानी ये 11 मंजिला बन चुकी थी, ठीक है, इसको इतना ही अनुमति ही मिली थी, ठीक।
अब ये क्या है कि ये हर दूसरे तीसरे वर्ष में 2-2 मंजिला बढ़वा रही थी, कभी 2 मंजिला कभी 4 मंजिला, इसका आ गया 32 मंजिला, जिसकी ऊंचाई 100 लगभग 20 मीटर हो गई। ठीक है, अब क्या है, ये जो दोनों बिल्डिंगें हैं, बिल्डिंग जो बनती है, ठीक है, तो जो बिल्डिंग का निर्माण होता है उसके हिसाब से जो एक संस्था है उस जब बनवाती है बिल्डिंग, तो हर एक चीज़ पे जब बनता है तो कोई ना कोई उसके जानकार रहते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि इन 2 बिल्डिंगों के बीच कितना जगह रहना चाहिए। ठीक है, तो जो ये बिल्डिंग बनी है, इस दोनों बिल्डिंगों के बीच जो है अगर बनी है तो कम से कम 16 मीटर का गैप रहना चाहिए। ठीक है, कम से कम अगर ये बिल्डिंगें बनी हैं तो इनके बीच में 16 मीटर का गैप रहना चाहिए। ये जो दोनों बिल्डिंगें बनी इसके अंदर 9 मीटर का गैप था। ठीक है, 9 मीटर का गैप है। सबसे पहले तो ये गलत हो गया। ये मामला आता है आपके दिल्ली हाई कोर्ट के अंतर्गत। ठीक, दिल्ली हाई कोर्ट 2014 में फैसला सुना दी कि इन्होंने गलत किया है, सॉरी दिल्ली नहीं, इलाहाबाद, क्योंकि नोएडा इलाहाबाद में आता है, सॉरी उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, तो जो है ये 2014 में, क्योंकि ये मामला जैसे वहाँ के जो लोग थे, जो सुपरटेक कंपनी है, ठीक, और जो एमराल्ड कोर्ट है, एमराल्ड कोर्ट वाले ये भी घर बना रहा है बिल्डिंग वहाँ पे। ठीक है, ये जो है अब इनके खिलाफ केस दायर कर दिया। ठीक है, कि हम लोगों की बिल्डिंग 11 तल्ला है, इसकी अनुमति कैसे मिल जा रही है। ठीक है, वहाँ के जो सोसाइटी के लोग थे, ठीक, और फिर जो ये गैप जो रखा है 16 मीटर नहीं रखा, 9 मीटर रखा है, जिससे लोगों में दिक्कत होगी। ठीक, ये सब देखते हुए अब ये जो है कोर्ट में चले गए लोग। ठीक, उसके बाद भी ये फैसला जब 2014 में फैसला सुना दिया गया कि नहीं, इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि ये भाग के गए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाई, फिर 2021 में इसने फैसला सुना दिया। ठीक, सुप्रीम कोर्ट भी जैसे इसको क्या बोलेंगे, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट 2014 फैसला सुना दी, सुप्रीम कोर्ट फिर 2021 में फैसला सुना दी कि नहीं, इस बिल्डिंग को गिरा दीजिए। ठीक है, अब बिल्डिंग को गिरा दीजिए। फिर बाद में जो है सुपरटेक कंपनी कही कि जो बनाने वाली गिराने वाली कंपनी थी, ठीक है, एक इंजीनियरिंग कंपनी थी, गिराने वाली थी, वो जो करने लगी कि हमारे यहाँ थोड़ा सा टेक्निक प्रॉब्लम है, ये वो करते करते इसको जो गिराने में 28 अगस्त हो गया। ठीक है, 28 अगस्त 2022। ठीक है, ये जो था, ये जो एमराल्ड कंपनी बनाई है, एक खाली स्थान था, सॉरी सुपरटेक कंपनी जो बनाई है, एक खाली स्थान था और एक पार्क था ये। ठीक है, एक पार्क था, वहाँ पे जो है ये ज़मीन लेके उसको बनवा दिए थे। ठीक है, जैसे आप लोग अक्सर यहाँ पे देखते होंगे, जैसे ये पीछे आज़ाद पार्क है, हम लोग का ठेमुड़ी कटवा बाबा पार्क है। ठीक है, ऐसे कई पार्क है ना। अब जो है कोई बड़ा बिल्डर आ गया, जैसे रुद्रा बिल्डर है। ठीक, अब वो जो बिल्डर है, अब उतना बड़ा बिल्डर, वो चाहे तो रुद्रा का ले, यहाँ पे कोई ले ले। ठीक है, अब उसमें बना दे। अब जो सोसाइटी वाले हैं उनको तकलीफ होगा कि नहीं, उनको टहलने के लिए वो था। ठीक, फिर बीच में गैप स्थान तो थोड़ा ठीक लगता था। ठीक है, वो बीच में आ गया। ठीक है, और बना दिया सबसे ऊपर बिल्डिंग बना दिया। वो यही दिक्कत यहाँ पे भी होगी, लोगों को दिक्कत हुई। लोग गए केस में, सबसे पहले तो तुम्हारा तो ये घूमने वाला था, पार्क था, तुम उसको ज़मीन को लिए कैसे, वो नगर पालिका द्वारा था। ठीक है, तो उस चीज़ को लेके अब जो है सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दी। अब सोचिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुनाती, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है। ठीक है, आप सभी लोग सुनते हैं तो यही कहते हैं कि इस बिल्डिंग को नहीं गिराना चाहिए था, कहते हैं लोग। ठीक है, इस बिल्डिंग को सरकार को अपने काम में ले लेना चाहिए था। ठीक है, गिराए होंगे, उसका मलबा उतना कहीं गया होगा, उससे प्रदूषण हुआ होगा, तो लोग कहते हैं कि नहीं, इस बिल्डिंग को जो है नहीं गिराना चाहिए, भारत सरकार उसको अपने कब्जे में लेके कुछ काम कर सकती थी। तो आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दिया और ये नजीर है। और फिर ऐसा ही कहीं जो है, अब इसमें जानते हैं 15 से 18 अधिकारी पकड़े गए थे जो इसको बनाने में साथ दिए थे। ठीक है, जैसे BDA बनारस डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसी तरह नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला सुना देती तो जितने भी बिल्डर लोग हैं, अब ये बिल्डर लोग अपने मन का हो जाते, सोचते कि ना, हम ही तो राजा हैं, एक ठो तो कंपनी, एक ठो तो एमराल्ड बना, सॉरी एक ठो तो सुपरटेक बनाया है ये उस पार्क में, हम भी इस पार्क में बनाएंगे।
अब सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला सुना देती कि नहीं जाने दीजिए, इसको रहने दीजिए, ये जो भारत सरकार अपने काम में ले लेगी, या कुछ पैसे दे के, या ये जो सुपरटेक कंपनी है जो बनाई है, कुछ पैसे दे के कहीं और पार्क सब इससे दोगुना तिगुना पार्क बना दे। ठीक है, आप सोचिए कि जो बड़ी बड़ी सिटियाँ होंगी जहाँ पार्क दिया गया होगा, ठीक है, वहाँ पे तो ज़मीन महंगी होती है, वहाँ पे जो लोग बिल्डिंग खरीदेंगे वो महंगी होगी कि नहीं। सोचिए कि ये लोग तुरंत पार्क पे कब्जा कर लेंगे कि नहीं, क्योंकि इनके पास पैसा है, उससे मिल जाएंगे। जो जहाँ की वो अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी जहाँ की, नोएडा जैसे है, एनडीए उसके, हमारा बीडीए है, ठीक है, वो लखनऊ का एलडीए है, ठीक। तो जो अथॉरिटियाँ हैं, अब उनसे जो बड़े बड़े अधिकारी, जो बड़े बड़े ये बनाने वाले लोग हैं, उनसे मिल के उस पार्क कब्जा नहीं कर लेंगे। और वो जानते हैं कि फैसला नज़ीर है, जब नज़ीर है तो हम कहेंगे ना कि 2022 में जो बिल्डिंगियाँ गिराए थे यार, ना सॉरी नहीं गिराई बिल्डिंगियाँ यार, उसी तरह तो ये भी इसी बिल्डिंगियाँ को ही कर रहे हैं, तब कैसे फैसला दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट जो है सोच के इस बिल्डिंग को ज़मीन जब्त कर दी 3500 किलोग्राम RDS लगा के। ठीक है, तो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का होता है वो नज़ीर होता है, वो एक बार दे दिया। हाँ, अब आएगा आगे 137 उसमें बताया जाएगा कि अपने फैसले पे सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार कर सकती है। ठीक है, समझा रहा ना, ये समझा ना कि उसका फैसला कैसे नज़ीर होता है। राहुल गांधी पे भी समझ लीजिए आप, और निर्भया हत्याकांड पे भी समझ लीजिए आप, इस वाले पे भी समझ लीजिए। ठीक है, हो गया तो ना, समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक, अनुच्छेद 130, इसमें ये कहा गया है अनुच्छेद 130 में कि जैसे हमारे भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है ना, ठीक है, हमारे भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर ये चाहे कि हम अपनी अन्य पीठें बना सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की पीठ है, लखनऊ खंडपीठ है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट सोच रही है कि हम कहीं एक जगह और अपनी खंडपीठ बनाए, या 2 जगह 3 जगह, जहाँ सुप्रीम कोर्ट का मन करे, ठीक है, वो अपने यहाँ खंडपीठ बैठा सकती है। अब ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, दिल्ली में यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, ठीक। यहाँ के आदमी कैसे तुरंत आ जाएंगे यहाँ पे, 2 दिन लगेगा, ठीक है, 2 दिन 3 दिन यहाँ पे आने में लगेगा। ठीक है, तो एक काम करिए कि आप जो है यहाँ पे खंडपीठ बैठा दीजिए, इन लोगों के लिए अलग खंडपीठ बैठा दीजिए, बाकी इधर के लोगों को आप संभाल ही रहे हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो चाहे तो इसके अलावा और भी जगह खंडपीठ बैठा सकती है। ठीक है, तो आप जो है जजों की संख्या बढ़ा दीजिए, आप जो है 100 जज 150 जज कर दीजिए, अपने यहाँ 50 ले लीजिए या 60 ले लीजिए, बाकी 20-30 इधर दीजिए, 20-30 इधर दे दीजिए। ठीक है, खंडपीठ बना के, जैसे आप फैसला नहीं सुना पा रहे हैं ना, अब जो आदमी यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, यहीं पे फैसला उसका हो जाए, क्या जो है उसको दिल्ली आने की, उसको अब दिल्ली आना पड़ रहा है। तो यही सिस्टम यहाँ के CJI जो है राष्ट्रपति से कह के, ठीक, राष्ट्रपति से कह के चाहेंगे तो यहाँ पे खंडपीठ बनवा दें, यहाँ पे चाहे इधर पे और खंडपीठ बनवा दें। ठीक है, अनुच्छेद 130 में यही है, ठीक, कि आपको खंडपीठ निर्धारित करना है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। ठीक है, इस अनुच्छेद 130 में ही है। अब अनुच्छेद 1 से 21 में है मूल अधिकारता यानी अपीलीय अधिकार का सिस्टम उसमें। ठीक है, वो कल बताया जाएगा। ठीक है, कितना बज रहा है? 9:40। ठीक है, तो इसको यहीं पर रोक दें, थोड़ा सा वो विशेष अपीलीय अधिकारता बढ़ा है थोड़ा सा।